Hello everyone, Namaste. This is part 6 of Excel series where we will learn more Excel shortcuts and formulas. सबसे पहले हम देखते हैं फाइंड एंड रिप्लेस। बहुत बार आपके पास लार्ज डाटा सेट होता है जिसमें स्पेलिंग एरर होते हैं, आपको प्रोडक्ट कोड चेंज करने होते हैं, रीजन नेम चेंज करना होता है एक्सेट्रा। वो आप फास्ट कैसे कर सकते हैं? जैसे एक कॉलम में कंपनी हेडर के अंडर कंपनी 1, कंपनी 2, कंपनी 3 लिखा हुआ है। हम चाहते हैं सिर्फ 1 शो हो, तो हम कैसे करें? या तो आप F2 प्रेस करें या FN F2 प्रेस करोगे तो आप एडिट कर सकते हैं सेल। आपको एडिट करना पड़ेगा सेल बाय सेल। या आप क्या कर सकते हैं, आप प्रेस करें Ctrl+H, फिर आएगा फाइंड व्हाट। फाइंड व्हाट पर आपको टाइप करना है कंपनी और रिप्लेस विद में हम कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें कंपनी चाहिए ही नहीं, हमें उसे रिप्लेस नहीं करना है। और प्रेस करें रिप्लेस ऑल। अब आप देखेंगे सारी कंपनी जो भी आ रहा था वो अब नहीं आ रहा, आपको मैन्युअली चेंज नहीं करना पड़ा। सपोज यहाँ सेक्टर में FMCG लिखा हुआ है, आप FMCG की जगह कंज्यूमर स्टेपल्स लिखना चाहते हैं तो आप प्रेस करेंगे Ctrl+H। फाइंड व्हाट पर हमने लिखा FMCG और रिप्लेस विद पर हमने लिखा कंज्यूमर स्टेपल्स और फिर क्लिक करा रिप्लेस ऑल पर। जब आप क्लिक करते हैं तो आप देखोगे जहां पर भी FMCG लिखा हुआ था अब वहां लिखा हुआ है कंज्यूमर स्टेपल्स। सपोज आप फाइंड करना चाहते हैं वो कंपनीज जो IT सेक्टर में है, तो आप फाइंड पर जाकर लिख सकते हैं IT और प्रेस करते रहें फाइंड नेक्स्ट, तो आपको सारी कंपनीज दिखेंगी जो IT सेक्टर में है। ये वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड टूल है एक्सेल में जो आपके बहुत काम आए। नाउ लेट्स मूव इनटू सम कंडीशनल कैलकुलेशंस। जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आपके डाटा में आपको कैटेगरी, अमाउंट और रीजन दिया हुआ है। सपोज हम ये देखना चाहते हैं कि टोटल फूड पर कितना एक्सपेंडिचर हुआ है इन नॉर्थ रीजन, तो हम वो कैसे करें? अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि हमने करा था डी सम, और डी सम में आप दो कंडीशंस लगा सकते हैं। जैसे इसमें है कि पहले तो कैटेगरी फूड होना चाहिए, सेकंड रीजन नॉर्थ होना चाहिए। बट डी सम में एक इशू है कि आप उसे ड्रैग नहीं कर सकते। सपोज मुझे ये भी जानना है कि क्लोथ्स पर कितना स्पेंड करा इन द ईस्ट रीजन, तो आप ड्रैग नहीं कर पाओगे। इसलिए अब हम सीखेंगे सम इफ फॉर्मूला। अगर आप सम इफ फॉर्मूला यूज करते हैं उसमें आप सिर्फ एक ही कंडीशन लगा सकते हैं। अगर आप सम इफ्स लगाते हैं तो आप 2 और मोर कंडीशंस लगा सकते हैं। जैसे इस सिचुएशन में 2 कंडीशन है तो हम यूज करेंगे सम इफ्स फॉर्मूला और टाइप करा इज इक्वल्स टू सम इफ्स टैब। सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है सम रेंज। हमें क्या चाहिए कि कितना स्पेंड करा है, जो अमाउंट है उसे सिलेक्ट करना है। वो है B2 to B11, वो हमने सिलेक्ट करा, कॉमा फिर लिखा हुआ है क्राइटेरिया रेंज 1। क्राइटेरिया फर्स्ट क्या है कि कैटेगरी फूड होनी चाहिए, तो हमने सिलेक्ट करा A2 to A11। क्राइटेरिया रेंज पूछा है इसलिए पहले हम सिलेक्ट करेंगे A2 to A11, फिर कॉमा फिर लिखा है क्राइटेरिया 1 जो है फूड, तो हमने सिलेक्ट करा F2, कॉमा फिर से आपको क्राइटेरिया रेंज सिलेक्ट करना है सेकंड का। सेकंड क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे नॉर्थ, तो हम पहले सिलेक्ट करेंगे क्राइटेरिया रेंज दैट इज C2 to C11, कॉमा क्राइटेरिया क्या है नॉर्थ होना चाहिए, तो हमने सिलेक्ट करा G2 और करा एंटर। आपके पास आ गया है आंसर। क्योंकि हम इसे ड्रैग करना चाहते हैं अब हम फिक्स कर देंगे वो चीजें जो हम कांस्टेंट चाहते हैं थ्रू आउट।
जैसे कि सम रेंज जो अमाउंट वाला है कॉलम वो तो फिक्स होना चाहिए, उसे कर दिया फिक्स। फिर क्राइटेरिया रेंज 1 वो भी फिक्स होना चाहिए। जो क्राइटेरिया है वो बदल गया है इसलिए हम उसे फिक्स नहीं करेंगे क्योंकि अब क्राइटेरिया है क्लोथ्स। क्राइटेरिया रेंज सेकंड है उसे फिक्स करेंगे। क्राइटेरिया 2 जो पहले था नॉर्थ अब है ईस्ट, हमें फिक्स नहीं करना है उसे। अब आप उसे ड्रैग कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आपके बहुत काम आएगा अगर आप डिपार्टमेंटल एक्सपेंस रिपोर्ट बनाते हैं, सेल्स समरीज, बजट ट्रैकिंग एक्सेट्रा। जैसे सम इफ में समेशन होता है कि अगर ये कंडीशन मीट हो गई तो उसका सम करना है। काउंट इफ में है कि अगर ये कंडीशन मीट हो गई तो आपको काउंट करना है उन वैल्यूज को। सपोज आपके पास है कि ये प्रोडक्ट सेल हुए और उनकी क्वांटिटी कितनी थी, और मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस लिस्ट में प्रोडक्ट ए कितनी बार आया, तो मैं यूज करूंगी काउंट इफ क्योंकि एक कंडीशन है कि एक कितनी बार आया। तो मैंने करा E3 पर इज इक्वल्स टू काउंट इफ टैब। पहले रेंज, रेंज क्या है A2 to A16। रेंज वो होती है जहां पर जो आप ढूंढना चाहते हैं वो है। फिर करा कॉमा, फिर क्राइटेरिया क्या है ए, तो मैंने सिलेक्ट करा E2 और करा एंटर। जब आप एंटर करते हैं तो आ रहा है 5। इसका मतलब ए इस रेंज में 5 बार आ रहा है। लेट्स से मैं ये भी देखना चाहती हूँ कि ए कितनी बार आया जब सेल्स 30 से ज्यादा हुई। यहाँ पर दो कंडीशन है, प्रोडक्ट ए होना चाहिए और उसकी क्वांटिटी मोर देन 30 होनी चाहिए। तो मैंने करा इज इक्वल्स टू काउंट इफ्स टैब। क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है, आप प्रोडक्ट को भी क्राइटेरिया 1 मान सकते हैं या क्वांटिटी को भी। मैंने यहाँ क्वांटिटी को क्राइटेरिया 1 मान लिया। तो क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है कि मुझे क्वांटिटी चाहिए मोर देन 30। तो मैंने B2 टू B16 सिलेक्ट करा, कॉमा करा और क्राइटेरिया 1 में F2 सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पर तो मैंने ऑलरेडी मोर देन 30 लिखा हुआ था सेल में। अगर आपने ऐसा नहीं लिखा हुआ तो आपने सिर्फ 30 लिखा हुआ है तो आपको कॉमा के बाद डबल कोटेशन मार्क, मोर देन का साइन और फिर वो सिलेक्ट करना है F2, फिर डबल कोटेशन मार्क, फिर कॉमा करेंगे A2 टू A16। अब हम सिलेक्ट करेंगे कॉमा, फिर क्राइटेरिया रेंज 2। क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है कि प्रोडक्ट ए होना चाहिए। A2 टू A16 सिलेक्ट करा क्राइटेरिया रेंज, फिर क्राइटेरिया क्या है ए, कॉमा ए को सिलेक्ट करा और करा एंटर। अगर आप देखें जब भी मैं कोई कैलकुलेशन करती हूँ जो क्वांटिटी के नंबर्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आप देखें तो मैंने क्वांटिटी में एक फॉर्मूला लगाया हुआ है दैट इज रैंड बिटवीन। इसमें क्या है, जब भी आप कोई डाटा बनाना चाहते हैं रैंडम तो आपको नंबर्स मैनुअली डालने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप डाल दो तो अपने आप नंबर वो जनरेट करते हैं। बट अगर आप जब भी कैलकुलेशन करोगे उस वर्कशीट पर तो वो नंबर बदलते रहेंगे। तो आप कंट्रोल C करके पेस्ट स्पेशल कर सकते हो जिसमें आप पेस्ट करोगे सिर्फ वैल्यूज, अगर आप ये नहीं चाहते कि हर कैलकुलेशन के बाद ये नंबर्स बदले। अब ये देखते हैं कि कैसे फॉर्मूला यूज करते हैं। इज इक्वल्स टू रैंक बिटवीन टैब। पहले आपको बताना है बॉटम, मतलब लोएस्ट नंबर जो आप चाहते हैं, किसके बिटवीन आप चाहते हैं। जैसे मैं चाहती हूँ 10 और 50 के बिटवीन नंबर्स होने चाहिए, तो मैंने लिखा 10 कॉमा टॉप मैक्सिमम कितना होना चाहिए 50, तो लिखा 50, करा एंटर और फिर मैंने उसे ड्रैग कर दिया। तो रैंडम नंबर्स 10 टू 50 के बीच में जो है वो ये डाल देंगे। ये बहुत पावरफुल फंक्शन है जब आप सेल एनालिसिस करना चाहते हैं, कस्टमर सेगमेंटेशन करना चाहते हैं, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस रिव्यू करना चाहते हैं एक्सेट्रा। अभी तक हमने देखा कि आप समेशन कर सकते हैं अगर ये कंडीशन मीट हो गई, आप काउंट कर सकते हैं अगर ये कंडीशन मीट हो गई। कई बार आपको एवरेज की ज़रूरत होती है कि अगर ये कंडीशन मीट हो गई तो मुझे उन चीज़ों का एवरेज चाहिए। इन द लास्ट वीडियो आई टॉक्ड अबाउट डी एवरेज। वही डी सम की तरह उसमें भी इशू है कि आप ड्रैग नहीं कर सकते,
मुझे ये देखना है एवरेज फूड एक्सपेंडिचर क्या है इन नॉर्थ रीजन। सम इफ्स, काउंट इफ्स और एवरेज इफ्स। जो ये मांगते हैं वो सारा सेम ही है। जैसे हम अमाउंट का एवरेज चाहते हैं तो पहले उसे सिलेक्ट करा विच इज B2 to B11, उसे हमने कर दिया फिक्स, कॉमा, फिर क्राइटेरिया रेंज 1, हमें फूड चाहिए तो हमने सिलेक्ट करा A2 to A11, उसे भी फिक्स करा, कॉमा, क्राइटेरिया क्या है फूड, उसे सिलेक्ट करा, कॉमा। अब हमें चाहिए रीजन तो क्राइटेरिया रेंज क्या हुआ C2 to C11, उसे फिक्स करा, कॉमा, G2 करा जो कि है नॉर्थ रीजन चाहिए हमें, और करा एंटर। ये फॉर्मूला बहुत काम में आता है अगर आप ग्रेडिंग सिस्टम कर रहे हैं, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग कर रहे हैं, HR स्कोर कार्ड्स में एक्सेट्रा। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पास किसी और से डाटा आता है और आपको डाटा क्लीन करना पड़ता है, या कहीं से आपने कॉपी पेस्ट करा होता है, तो एक्सेल में वो एक ही जगह पर सारा कॉपी पेस्ट हो जाता है। तो आप टेक्स्ट टू कॉलम कैसे कन्वर्ट करें? आप पहले डाटा को सिलेक्ट करें, जैसे मैंने सिलेक्ट करा A2 to A5, फिर प्रेस करा Alt A E, या आप सीधा भी जा सकते हैं, डाटा में गए पहले, फिर सिलेक्ट करा टेक्स्ट टू कॉलम्स, फिर आ रहा है चूज द फाइल टाइप दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स योर डाटा, हम सिलेक्ट करेंगे डिलिमिटेड, क्योंकि जो स्पेस है वो सेपरेट कर रही है ईच फील्ड को। फिर प्रेस करा नेक्स्ट पर, फिर आपको आ रहा है डिलिमिटर्स, सेमीकोलन, कॉमा, स्पेस, अदर। हमारे में क्या है स्पेस कि रूपाली शर्मा लिखा हुआ है, जो रूपाली के बाद स्पेस है, फिर शर्मा है। किससे सेपरेट हो रहे हैं रूपाली शर्मा? विद स्पेस, तो यहाँ पर है स्पेस। कई जगह कॉमा होता है, सेमीकोलन होता है, कई बार तो डैश होता है। अगर डैश है तो हम अदर पर क्लिक करेंगे और वहां लिखेंगे डैश, फिर क्लिक करें नेक्स्ट पर। फिर आ रहा है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन में आपको सिलेक्ट करना है जहां आप ये कॉपी करना चाहते हैं, सिलेक्ट करा और करा एंटर, आपके सामने शो हो रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपको दिख रहा है रूपाली शर्मा सेमीकोलन 450 लिखा हुआ है, मुझे चाहिए कि रूपाली शर्मा एक में आए, 450 अलग कॉलम में आए, तो मैंने पहले A8 to A11 सिलेक्ट करा, प्रेस करा Alt AE, चूज करा डिलिमिटेड, नेक्स्ट। अब डिलिमिटर्स में हम सिलेक्ट करेंगे सेमीकोलन, फिर नेक्स्ट करा जहां आप कॉपी करना चाहते हैं डेस्टिनेशन, फिर करा फिनिश, आपके सामने अब शो हो रहा है। ये तो आप फ्लैश फिल से भी कर सकते थे, वही इशू है कि अगर वहां कुछ चेंज होता है डाटा तो यहाँ पर वो चेंज नहीं होगा। लेट्स से रूपाली जिंदल सेमीकोलन 450 हो जाता है, तो वहां पर फिर भी रूपाली शर्मा शो होगा, रूपाली जिंदल नहीं। ऑल्दो हर बार डाटा चेंज नहीं होता, तो जहाँ फ्लैश फिल यूज हो सकता है आप जरूर करें। अब हम बनाते हैं लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। लेट्स से आपने लोन लिया हुआ है 10 लाख रुपीस का, इंटरेस्ट रेट है 8%। फिलहाल यही अज्यूम कर रहे हैं कि 8% फिक्स्ड है, ईयर्स है 6, मतलब 6 साल के लिए आपने लोन लिया हुआ है। अगर आपने 6 साल के लिए लोन लिया हुआ है तो मतलब कितने महीने हो गए? 6 into 12 दैट इज 72 मंथ्स। मंथली इसलिए कर रहे हैं क्योंकि EMI मंथली हुई होगी, को हर महीने ही पे करना पड़ता है। फिर है मंथली इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट साल का है 8%, हमने कैलकुलेट करा मंथली इंटरेस्ट रेट विच इज 8% डिवाइडेड बाय 12 दैट इज 0.67%। फिर हम कैलकुलेट करेंगे EMI इज इक्वल्स टू PMT, फिर सिलेक्ट करा रेट विच इज 0.67%, कॉमा, पीरियड कितने हैं 72, उसे सिलेक्ट करा, कॉमा, PV क्या है विच इज लोन अमाउंट 10 लाख रुपीस। तो आपके पास आया कि आपको पे करना पड़ेगा 17,533 रुपीज पर मंथ। ये था जो टोटल EMI है। जो EMI है उसमें प्रिंसिपल कंपोनेंट भी है और इंटरेस्ट कंपोनेंट भी। 10 लाख लिए हैं, उस अमाउंट को भी चुकाना होगा और उस पे जो इंटरेस्ट है वो भी देना पड़ेगा। लेट्स से आप देखना चाहते हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट कितना है। जब आप अपनी 25th EMI देते हैं
मतलब जब 25th मंथ होगा उस टाइम पर आप प्रिंसिपल कितना पे कर रहे हैं, तो हमने करा इज इक्वल्स टू PPMT। PMT किस लिए था? मंथली पेमेंट्स के लिए। यहाँ पर P आगे लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल मंथली पेमेंट कितनी है। फिर टैब रेट कितना है? 0.67%। फिर आ रहा है कॉमा पर मतलब कौन से मंथ का आप निकालना चाहते हैं। हम निकालना चाहते हैं 25th मंथ का, तो हमने टाइप करा 25 कॉमा नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं? 72 कॉमा PV लोन अमाउंट कितनी है? 10 लाख और करा एंटर। तो आ गया है 12,745 रुपीज। मतलब 25th मंथ में जब आप EMI दोगे 17,533 रुपीज की, उसमें से प्रिंसिपल कंपोनेंट होगा 12,745 रुपीज। वैसे ही आप इंटरेस्ट कंपोनेंट भी निकाल सकते हैं। वहां पर PPMT करा, यहाँ पर हम करेंगे IPMT। सेम फॉर्मूला में अंदर क्या डालना है वो सब सेम है। लेट्स से आप ये देखना चाहते हैं ओवर द इयर्स पूरे लोन पीरियड में आप कितना इंटरेस्ट दोगे। उसके लिए एक और फॉर्मूला है इज इक्वल्स टू कम IPMT, मतलब कॉमुलेटिव इंटरेस्ट का। टैब पहले आपने चूज करा रेट कितना है? 0.67%। नंबर ऑफ पीरियड क्या है? 72 मंथ्स कॉमा PV मतलब लोन अमाउंट विच इज 10 लाख कॉमा फिर पूछ रहे हैं स्टार्ट पीरियड क्या है, कि इंटरेस्ट आप कब से देना शुरू कर दोगे? फर्स्ट मंथ से, तो हमने लिख दिया फर्स्ट। एंड पीरियड क्या है? लास्ट तक दोगे, तो लिखा 72 कॉमा टाइप क्या है? आप बिगनिंग में दोगे या एंड में दोगे? तो चूज करा 0 मतलब एंड में और करा एंटर। इसका मतलब 2,62,393 रुपीज आप इंटरेस्ट दोगे। मतलब 10 लाख तो आपको वापस करने ही है, उसके ऊपर आपको 2,62,393 रुपीज देने पड़े ओवर द इयर्स। अब लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल कैसे बनेगा? पहले लिखा मंथ, पेमेंट, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, बैलेंस। बैलेंस मतलब क्लोजिंग बैलेंस। यहाँ मैंने ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखा है, आप लिख सकते हैं। पहले मंथ में कितने हैं? 72 मंथ्स। या तो 1 2 3 उसे ड्रैग कर दो। ये मैं पुराना एक्सेल का वर्जन यूज कर रही हूँ, तो यहाँ पर सीक्वेंस वाला फॉर्मूला नहीं है। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज इक्वल्स टू सीक्वेंस टैब, क्योंकि हम 72 चाहते हैं तो आप लिखे 72 और कर दे एंटर। अपने आप 1 से 72 अपने आप लिखा आ जाएगा। फिर पेमेंट में क्या है? EMI हमने लिंक कर दिया टू 17,533, दैट इज I9 सेल से। ये मैंने फिक्स कर दिया क्योंकि आपको EMI यही देनी पड़ेगी हर मंथ में, तो उसे ड्रैग कर दिया। फिर आएगा इंटरेस्ट। फर्स्ट मंथ में इंटरेस्ट कितना होगा? आप 10 लाख पर इंटरेस्ट दोगे, तो 10 लाख इंटू 0.67%, क्योंकि मंथली इंटरेस्ट रेट 0.67% है। अभी हमने देखा जब आप EMI पे करते हैं, EMI में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों कंपोनेंट होते हैं। तो प्रिंसिपल कितना हुआ? फर्स्ट मंथ पेमेंट मतलब EMI माइनस इंटरेस्ट, तो आ गया प्रिंसिपल। आपने लोन लिया था 10 लाख रुपीस का, उसमें से आपने 10,866 रुपीस पे कर दिए हैं। इसका मतलब आपका बैलेंस बचा 9,89,133 रुपीस का। फिर आते हैं इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड मंथ। आप इंटरेस्ट किस पे देते हैं? जो लोन अमाउंट होती है। लोन अमाउंट में कुछ अमाउंट आपने रीपे कर दी, आपने पैसे दे दिए वापस, उस पर थोड़ी ना आप अब इंटरेस्ट दोगे। जो क्लोजिंग बैलेंस है उस पर दोगे, तो 9,89,133 पर हम इंटू करेंगे 0.67%। हमने जो मंथली इंटरेस्ट रेट है उसे फिक्स कर दिया क्योंकि वो उतना ही होगा, और उसे कर दिया ड्रैग, कॉपी पेस्ट कर दिया फॉर्मूला, कर दिया एंटर। प्रिंसिपल का क्या है कि वो जो EMI है उसमें से इंटरेस्ट कंपोनेंट माइनस कर दोगे तो आ जाएगी प्रिंसिपल। ये जो फॉर्मूला है इसको भी हम ड्रैग कर देंगे। फिर आएगा बैलेंस। बैलेंस कैसे निकलता है? जो क्लोजिंग बैलेंस था लास्ट मंथ का, उसमें से जो प्रिंसिपल इस महीने आपने पे कर दिया उसे लेस कर देंगे। सपोज 1 लाख का लोन लिया आपने, पहले मंथ 10,000 की EMI दी, उसमें से 3,000 इंटरेस्ट कंपोनेंट था और 7,000 प्रिंसिपल कंपोनेंट। तो आपने 1 लाख में से 7,000 तो उनको उनका पैसा वापस कर दिया। तो नेक्स्ट ईयर 93,000 पर आपको इंटरेस्ट लगेगा। जितना इंटरेस्ट लगा, लेट्स सपोज 2,500 इंटरेस्ट लगा, और जो EMI थी
10,000 की, उसमें से माइनस करा तो कितना आया 7,500। तो 7,500 क्या है प्रिंसिपल, जो 93,000 बचा था उसमें से अब 7,500 आपने अब पे कर दिया, इसलिए क्लोजिंग बैलेंस माइनस प्रिंसिपल कंपोनेंट जो इस मंथ में आपने दिया, इसे भी आप ड्रैग कर दोगे। अब आप देखोगे आपके सामने शेड्यूल बन चुका है और लास्ट में आपको जीरो शो होगा। प्लस अगर आप देखें, हमने देखा था प्रिंसिपल रीपेमेंट जो आप करते हैं 25th मंथ में वो है 12,745 और उतनी ही अमाउंट आ रही है इस शेड्यूल में, जितना इंटरेस्ट हमने निकाला था 25th मंथ का वही आ रहा है इस शेड्यूल में। इसके अलावा हम कुछ डेट फंक्शंस देखेंगे। अगर आप देखना चाहते हैं कि आज की डेट क्या है, इज इक्वल्स टू टुडे, टैब और करें एंटर, आज की डेट आ जाएगी। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आज की डेट प्लस टाइम भी आएगी तो आपको करना पड़ेगा इज इक्वल्स टू नाउ टैब एंटर। लेट्स से मुझे इसी मंथ की एंड डेट चाहिए, नेक्स्ट मंथ की चाहिए, तो हमने देखा था एंड ऑफ मंथ में क्या है कि आप डेट चूज करो। जैसे ही मैंने चूज करी स्टार्ट डेट, यहाँ पे क्या है 26 अगस्त 2025, मुझे नेक्स्ट मंथ चाहिए तो मुझे कॉमा 1 करा। अगर मुझे सेम मंथ का एंड डेट चाहिए तो मैं 1 नहीं 0 करूँगी, तो आ जाएगा 31 अगस्त। वही मुझे 2 मंथ्स लेटर चाहिए होगा तो मैं 2 लिख दूंगी। पहले स्टार्ट डेट चूज करो, कॉमा 2 और एंटर करा। व्हाट इफ मुझे डेट चाहिए, एंड ऑफ द मंथ की डेट नहीं, कि आज अगर 26 अगस्त है, इसके बाद 3 मंथ्स, एंड ऑफ द मंथ नहीं, जैसे एंड ऑफ द मंथ क्या होगा 3 मंथ्स लेटर 30th नवंबर, वो नहीं चाहिए, मुझे एग्जैक्टली 3 मंथ्स चाहिए आज के दिन से। तो आप यूज करोगे ई डेट इज इक्वल्स टू ई डेट, स्टार्ट डेट क्या है 26 अगस्त, उसको चूज करा कॉमा 3, क्योंकि हम 3 मंथ्स लेटर चाहिए, 3 करा और करा एंटर, तो आपके सामने शो हो रहा है 26 नवंबर 2025। सपोज मैं ये जानना चाहती हूँ कौन सा वीक नंबर है, कौन सा वीक चल रहा है स्टार्ट से, स्टार्ट ऑफ द ईयर से, इज इक्वल्स टू वीक नाम टैब टुडे टैब एंटर, तो आ रहा है 35th वीक चल रहा है। बहुत बार होता है कि आप ये देखना चाहते हैं कि बिजनेस डेज आज के बाद 7th बिजनेस डे कब होगा, वो आप कैसे कर सकते हैं, इज इक्वल्स टू वर्क डे टैब, फिर आपको चूज करना है स्टार्ट डेट। सपोज मैं 17 अगस्त से देखना चाहती हूँ, वो मैंने सिलेक्ट करा, कॉमा कितने डेज देखना चाहती हूँ, मैं 7th वर्किंग डे देखना चाहती हूँ, तो मैंने करा 7, कॉमा हॉलीडेज, ये वीकेंड को अपने आप मान लेते हैं, सैटरडे संडे को अपने आप ये वीकेंड मान लेते हैं। उसके अलावा हॉलीडेज मैंने चूज कर दिया, मैंने रैंडम जो लिखे हुए थे उसे चूज करा और करा एंटर, तो आपके सामने आ रहा है 27 अगस्त। अगर आप इज इक्वल्स टू वर्क डे फॉर्मूला लगाते हैं तो उसमें वो वीकेंड ऑलरेडी अज्यूम कर रहे हैं कि सैटरडे संडे है, मतलब वो वर्किंग डे नहीं होंगे, तो उनको एक्सक्लूड वो ऑलरेडी कर रहे हैं। उसके अलावा हमने हॉलीडेज चूज करी हैं। वही अगर आप वर्क डे डॉट INTL वाला फॉर्मूला लगाएंगे, उसमें आप चूज कर सकते हैं कि आपका वीकेंड क्या है, क्योंकि हर जगह सैटरडे संडे ऑफ नहीं होता, हो सकता है कि सिर्फ संडे छुट्टी हो, किसी की ट्यूसडे छुट्टी हो, तो ये सारे कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं। तो कैसे फॉर्मूला लगेगा, इज इक्वल्स टू वर्क डे डॉट INTL टैब, पहले चूज करा स्टार्ट डेट विच इज 17 अगस्त, कॉमा हमें 7th वर्किंग डे चाहिए, 7 करा, कॉमा वीकेंड, वीकेंड पर आपको ऑप्शन आ रही है फर्स्ट इज सैटरडे संडे, संडे मंडे जो भी है आप चूज कर सकते हैं, कॉमा फिर आप वीक हॉलीडेज चूज कर सकते हैं, फिर मैंने चूज कर दी हॉलीडेज और करा एंटर। अब चेंज हो गया है, अगर आप देखें 25 अगस्त आ रहा है, क्योंकि पहले वो सैटरडे को भी ऑफ मान रहे थे, 7th वर्किंग डे था 27 अगस्त, अब सिर्फ वीकेंड संडे है, तो 7th वर्किंग डे हो गया 25 अगस्त। ये था वर्क डेज। अब देखते हैं नेट वर्क डेज की स्टार्टिंग डेट और एंड डेट। सपोज मैंने छुट्टी पर जाना है 19 अगस्त से, अगर मुझे देखना हो 17 अगस्त टू 19 अगस्त कितने वर्क डेज हैं, ये छोटा टाइम है तो आप वैसे भी देख सकते हैं, बट स्टिल फॉर्मूला से कर लेते हैं, इज इक्वल्स टू नेट वर्क डेज
टैब स्टार्ट डेट क्या है 17 अगस्त, एंड डेट क्या है 19 अगस्त, फिर कॉमा, फिर आ गया हॉलीडेज, फिर आप चूज कर ले हॉलीडेज। क्योंकि मुझे पता है इसमें कोई हॉलीडे आ नहीं रही तो मैंने चूज नहीं करी और करा एंटर। वही अगर मुझे सपोज 31 जान 2025 से लेके 17 अगस्त 2025 में देखना हो कि कितने टोटल वर्किंग डेज है इन मंथ्स में, कितने दिन आपको ऑफिस जाना पड़ेगा, तो हम यूज करेंगे इज इक्वल्स टू नेट वर्क डेज डॉट INTL। जो INTL है डॉट वर्क डे में या नेट वर्क डेज में वो बेटर है। टैब पहले सिलेक्ट करा स्टार्ट डेट विच इज 31 जान 2025, फिर कॉमा एंड डेट विच इज 17 अगस्त 2025, कॉमा हमने चूज करा है वीकेंड, सिर्फ हमें संडे को छुट्टी होती है सपोज, फिर हमने चूज करा 11, कॉमा फिर हमने चूज करा हॉलीडेज और करा एंटर। अगर आप देखें आपको 170 डेज ऑफिस जाना पड़ेगा फ्रॉम 31 जान टू 17 अगस्त। ये फंक्शंस बहुत हेल्प करेंगे डेट फंक्शंस अगर आप फोरकास्ट करना चाहते हैं, शेड्यूल करना चाहते हैं, रीपेमेंट कैलेंडर्स बनाना चाहते हैं एक्सेट्रा। If you're liking this series, please do let me know whether you want me to continue this series. And thank you so much for supporting and watching my videos. I get to learn a lot by making these videos. So thank you so much. See you in next video. Bye.